गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टडी IQ माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर लॉडिंग गुड। आज 6 मार्च 2021 है, दिन है सैटरडे। आज का कोट है, माय डियर फ्रेंड क्लियर योर माइंड ऑफ कैंट। हमारे दिमाग में जो कैंट हैं, ये मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, ये मुझसे नहीं होगा, दिस इज़ डिफ़िकल्ट, दिस इज़ चैलेंजिंग, ये सारे कैंट्स जो हैं, जो नोज़ हैं, इनको हमारे दिमाग से हमें हटाना है, तभी जाकर यस के लिए एक स्पेस पैदा होगी, इज़ इट। आज सैटरडे है तो डियर फ्रेंड्स, आर्टिकल्स की क्वांटिटी कम है लेकिन क्वालिटी सुपर्ब है। ये वाला आर्टिकल बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये दो आर्टिकल्स भी ऑफ कोर्स इंटरेस्टिंग हैं। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज आई एम श्योर आपको पता होगा कि यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है और यूपीएससी की एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए भारत की बेस्ट फैकल्टीज़ ने मिलकर एक कंप्लीट ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है। आप डेमो वीडियोस भी देख सकते हैं। सब्जेक्ट्स जो हमने कवर किए हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। कोर्स के इंटरेस्टिंग फीचर्स भी आप देख सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए या तो हमारी वेबसाइट studiiq.com पर को विज़िट करें या फिर आपके मोबाइल पर हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल, यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक। कल जो मैंने प्रश्न पूछे थे उनके आंसर्स आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। आज आपके लिए 3 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ हियर, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्वेश्चंस पढ़ क्यों नहीं रहा हूँ। वैसे भी आई एम श्योर आप पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद आराम से इन ऑप्शंस को देखेंगे। सो द बेस्ट थिंग फॉर मी इज़ टू प्रेजेंट ए क्वेश्चन और आप फिर आराम से जो आंसर्स हैं उनको कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, यू नो। और इतनी हड़बड़ी में प्रश्नों को पढ़ना भी नहीं चाहिए, आपको आराम से प्रश्न पढ़ना चाहिए। एक आदत भी आपको डेवलप करनी है फॉर द प्रीलिम्स, इज़न्ट इट। सो आज का ये जो आर्टिकल है, पंचतंत्र वर्जन 2021। पंचतंत्र यानी कि 5 पंच, यू नो इट राइट, ये 5 को हम पंच कहते हैं। तो 5 ऐसी चीज़ें जो भारत के लिए यूनिक अपॉर्चुनिटीज़ में तब्दील हम कर सकते हैं। कोविड-19 ने चैलेंजेस तो दिए लेकिन इसी के साथ साथ नई अपॉर्चुनिटीज़ भी हमें दी हैं। अगर हम इतिहास की बात करें तो जापान, साउथ कोरिया, ताइवान और बाद में चाइना, ये सारे देशों ने कुछ ऐसे सनराइज सेक्टर्स के ऊपर फोकस किया। सनराइज सेक्टर्स यानी कि वह सारे सेक्टर्स जो अभी उभर रहे हैं, जस्ट लाइक सनराइज, यू नो, सूर्योदय की तरह ये धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं। तो इन सारे देशों ने भी ऐसे सेक्टर्स के ऊपर फोकस किया। उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए, बहुत सारे इनोवेशंस किए और एक सस्टेन तरीके से अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ ट्रैक पर ले गए। और आज ये सारे देश कहाँ पहुँच गए हैं हम सब जानते हैं। तो आज का ये आर्टिकल लिखा है अमिताभ कांत साहब ने, जो नीति आयोग के CEO हैं। तो अमिताभ कांत साहब 5 ऐसी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। ये 5 चीज़ें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 ऐसे क्षेत्र हैं, सेक्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं चाहता हूँ कि इस PDF को डाउनलोड करने के बाद आप फिर से ये जो पॉइंट्स हैं उनको फिर से एक बार ज़रूर देखिएगा। वैसे कोई जल्दबाजी नहीं है, वी विल गो थ्रू देम यू नो वेरी नाइसली। एक समय लेकर हम डिस्कशन करने वाले हैं, पूरा समय देंगे इस टॉपिक को या फिर इस आर्टिकल को, लेकिन फिर भी रिवीजन इज़ द की। तो सबसे पहला जो क्षेत्र है दैट इज़ मोबिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन। यूएसए की बात करें तो यूएसए में 1000 लोगों के बीच में 900 कार्स हैं। यूरोप में 1000 लोगों के बीच में 800 कार्स हैं। हमारे देश में आज भी कार्स तो बहुत सारी दिख रही है हमें, लेकिन 1000 लोगों में सिर्फ 20 लोगों के लिए कार्स या फिर 20 कार्स हैं। तो व्हाट वी नीड इज़ अफोर्डेबल, एक्सेसिबल और क्लीन मोबिलिटी इकोसिस्टम। कितने सारे लोगों के पास हम कार्स जो हैं वो खरीद सकते हैं, इज़न्ट इट। पोटेंशियल अभी कार मार्केट का भारत में बहुत ज़्यादा है, एज यू कैन इमेजिन फ्रॉम दिस नंबर्स। और ईवीज़ की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बात करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट उसका कंपोनेंट जो है वो है लिथियम बैटरी। अब 2010 में, आज से 10-11 साल पहले, लिथियम बैटरी की प्राइस थी $1000 पर किलोवाट आवर, लेकिन यह गिरकर 137 पर किलोवाट आवर हो चुकी हैं। और ये बताया जा रहा है कि आने वाले 3 सालों में ये $100 से भी इसकी जो कीमत है वो कम हो जाएगी। तो इट्स गोइंग टू बी मोर अफोर्डेबल फॉर एवरीवन। बैटरी की कीमत जो है वो लगभग 50-60% आपकी कार की जो वैल्यू है। लेट्स से अगर आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ख़रीदा, नेक्सॉन जो है टाटा की, उसकी कीमत कुछ 20 लाख रुपीज़ है रफली।
तो उसमें से 10-11 लाख रुपए की कीमत जो है वो सिर्फ बैटरी की है, तो ये भी ड्रॉप हो जाएगी। लेट्स जस्ट इमेजिन कि अगर बैटरी की कीमत 2 लाख रुपए हो जाए, अभी फ़िलहाल 10-11 लाख जो है उसमें से बैटरी की कीमत अगर 2 लाख रुपए हो जाती है, तो आपकी कार की ओवरऑल कीमत जो है वो 10-12 लाख के आसपास हो जाएगी। इसके अलावा सरकार ने बहुत सारा सपोर्ट भी किया है, इसमें जीएसटी स्ट्रक्चर काफ़ी कम कर दिया है। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन जो है उसमें भी आपको एक माफ़ी मिलती है। फेम 2 जो स्कीम है उसके तहत भी काफ़ी सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो ये मोबिलिटी एक ऐसा क्षेत्र है जिसके ऊपर हमें, भारत के लिए एक सनराइज सेक्टर है, इसके ऊपर अगर हम फोकस करें तो एक बहुत बड़ा बदलाव हम ला सकते हैं। हमारे देश में सबसे ज़्यादा आपको व्हीकल्स की बात करें तो टू व्हीलर्स देखने को मिलते हैं, राइट। 70% ऑफ इंडियाज टोटल व्हीकल पॉपुलेशन इज टू व्हीलर्स, मोटरसाइकिल्स एंड स्कूटीज एंड एक्टिवाज एंड जुपिटर्स एंड एक्सेट्रा। तो टू व्हीलर्स जो हैं ये भी हम ईवी कर सकते हैं, राइट। सेम हियर, राइट। अगर 1 लाख रुपए का कोई टू व्हीलर है और उसकी बैटरी की कीमत लेट्स से 50,000 रुपये है और वो 10,000 12,000 हो जाए, तो आपका जो ईवी है उसकी कीमत भी एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक ड्रॉप हो जाएगा। थ्री व्हीलर्स की बात करें, थ्री व्हीलर्स की सबसे ख़ास बात यह है कि हमारे देश में आप कहीं पर भी अगर जाना चाहें, थ्री व्हीलर्स जो हैं उसका रूट फिक्स नहीं है, जहाँ चाहें एक कस्टमाइज्ड ऑप्शन है कि आप रेलवे स्टेशन या फिर बस स्टेशन या फिर ट्राम स्टेशन में से निकले और आपको कहीं पर भी जाना है तो थ्री व्हीलर रिक्शोज़ विल टेक यू देयर। और रिक्शोज़ में भी ये प्रॉब्लम है कि व्हीकल का जो मीन्स मेंटेनेंस, फिर फ्यूल का खर्च, फिर कितने सारे, दिल्ली में ही कुछ 1 लाख से ज़्यादा आपको रिक्शोज़, और मुंबई में भी बड़े बड़े शहरों में इतने सारे रिक्शोज़ देखने को मिलेंगे। तो ये सारे रिक्शास जो हैं इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। तो ईवी इकोसिस्टम की वजह से यहाँ पर भी एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए मोबिलिटी को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन के लिए ग्रीन हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन इकोनॉमी, मैं इस टॉपिक के ऊपर इतना ज़्यादा इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि कुछ दिनों पहले हमने एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल के बारे में डिस्कशन की थी, याद है आपको? ब्लू हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, कैसे हाइड्रोजन इकोनॉमी हम बना सकते हैं। और यहाँ पर कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि न्यू एज टेक्नोलॉजीज़ की बात करें, जैसे कि पॉलीमर हैं, मेम्ब्रेन बेस्ड इलेक्ट्रोलाइजर्स हैं, एडवांस्ड फ्यूल सेल्स सच एज solid oxide fuel cells are pushing the envelope of hydrogen economy। हाइड्रोजन इकोनॉमी के लिए ये कुछ नाम आपको याद रखने पड़ेंगे फ्रेंड्स, ऐसे प्रश्न आपको कई बार पूछे जाते हैं, तो कीप दिस नेम्स इन योर माइंड। पॉलीमर मेम्ब्रेन बेस्ड इलेक्ट्रोलाइजर्स, फिर एडवांस्ड फ्यूल सेल्स सच एज सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल्स, और ये चीज़ें जो हैं ये हाइड्रोजन इकोनॉमी को सपोर्ट करेगी। इसके अलावा जितना ज़्यादा हम रिन्यूएबल सोर्स में आगे बढ़ेंगे उतना ही हम ग्रीन हाइड्रोजन पैदा कर पाएंगे। हाइड्रोजन को अगर आप पैदा कर रहे हैं तो उसको भी सस्टेनेबल बनाना है, उसको भी ग्रीन सोर्सेज से आप हाइड्रोजन बनाएं। तो ये था फर्स्ट। सेकंड जो सेक्टर है दैट इज़ एडवांस सेल केमिस्ट्रीज, इसमें भी ईवी बैटरीज की बात है। भारत की जो मार्केट है, इंडियाज मार्केट फॉर ईवी बैटरीज अलोन कुड बी 300 बिलियन बाय टिल 2030। आने वाले 9 सालों में ईवी बैटरी की जो मार्केट साइज़ है और मार्केट जो है ये हो जाएगी 300 बिलियन। तो इसमें लिथियम सॉलिड स्टेट बैटरीज हैं जो लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट बैटरीज को चैलेंजेस प्रोवाइड कर रही है। लिथियम बैटरीज जो हैं दैट इज़ गोइंग टू बी द फ्यूचर। सिर्फ लिथियम नहीं, दूसरे मटेरियल का इस्तेमाल भी भारत कर सकता है। और भारत ने कुछ दिनों पहले अगेन हमने बात की थी पीएलआई स्कीम के बारे में, रिमेंबर, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, ये सारी चीज़ों को मैंने आपके सामने रखा था। अब देखिए यहाँ पर लिथियम बैटरीज तो हैं ही, इसके अलावा सोडुमियन, सिलिकॉन और जिंक बेस्ड बैटरीज भी एक बड़ा डिस्ट्रप्शन क्रिएट कर सकती हैं। तीसरा जो है दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, इसके बारे में आपने काफ़ी लेक्चर्स भी देखे होंगे, हमारे चैनल के ऊपर भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं, हमने भी इसके बारे में बातचीत की है, आपको भी अलग अलग सोर्सेज से पता होगा व्हाट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ ऑल अबाउट। अब दुनिया भर में अगर आप देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो स्पेशलिस्ट्स हैं, डेटा साइंटिस्ट हैं, सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग जॉब्स अगर किसी को मिल रही है तो ये क्षेत्र में मिल रही है, एआई में। और 8 ऑफ द 10 कंपनीज आर टेक एंड डिजिटल कंपनीज। नई जो कंपनीज आ रही हैं तो 10 में से 8 कंपनीज
डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ टेक और डिजिटल कंपनीज जो हैं वो नई नई कंपनीज आ रही हैं, तो दिस इज़ गोइंग टू बी ए वेरी गुड सेक्टर, या कि नया फ्यूचर है, एक सनराइज सेक्टर है जिसके ऊपर भारत को फोकस करना चाहिए। ये हमारी जीडीपी की या फिर ग्रॉस वैल्यू एडिशन की बात करें तो इट विल ऐड लगभग 957 बिलियन डॉलर का एडिशन करेगा बाय 2035, ये एआई वाला सेक्टर। हमारे देश में लगभग 650 मिलियन इंटरनेट यूज़र्स हैं और लगभग 50% जितने लोग जो हैं उनके पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है, तो एक बहुत बड़ी मार्केट हमारे देश में अवेलेबल है। इसके अलावा एआई को लेकर एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा भारत को, और एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, प्रोडक्ट मैनेजर्स जो हैं, उनको सपोर्ट करना। इसी के साथ साथ एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जा सकती है, डिज़ाइन की जा सकती है, साइंटिस्ट को सपोर्ट करना, ये सारी चीज़ों के ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा। देन वी हैव 5G। 5G फिफ्थ जनरेशन मोबाइल टेक्नोलॉजी जो हैं ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगी। 2G, 3G और 4G टेक्नोलॉजी में हम बहुत ही पीछे रह गए थे, वी वर लेट कमर्स, लेकिन 5G की वजह से जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 है वो हम कर पाएंगे। और 5G के लिए द थिंग इज़ कि सिक्योरिटी इज़ गोइंग टू बी ए मेजर कंसर्न। सिक्योरिटी के ऊपर आज से ही हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि 4G की बात करें तो 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 1 लाख जितने डिवाइसेस 4G के साथ कनेक्टेड हैं, तो 5G के आने से 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 10 लाख जितने डिवाइसेस जो हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे। तो इसकी वजह से इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एक बहुत ही लेमन्स लैंग्वेज में मैं अगर आपको बताऊं तो आपकी स्मार्ट वॉच, आपका मोबाइल फ़ोन, आपका घर, आपकी कार एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होगी, और बहुत ही एडवांस्ड तरीके से ये सारी चीज़ें बिहेव करेगी बिकॉज ऑफ दिस इंटरनेट ऑफ थिंग एंड 5G, राइट। तो थोड़ी बहुत अपनी इमेजिनेशन का भी इस्तेमाल करें। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कार, जस्ट इमेजिन आपकी कार जो है वो धूप में ऐसे खड़ी है आपके दरवाजे के बाहर, आपके मेन गेट के बाहर, तो आपका गेट जो है वो ऑटोमेटिकली खुल जाएगा, आपकी कार जो है वो आपके पार्किंग में आ जाएगी। तो इट्स लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट। अगर आप कहीं पर बाहर गए हैं और आपने गलती से आपका एयर कंडीशन या फिर गीज़र है, ये सारी चीज़ें ऑन रख कर गए हैं, तो फिर पावर सेवर मोड जो है वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा और उसके बाद ये सारी चीज़ों को शट ऑफ किया जाएगा। License conditions for 5G should therefore ensure that Indian companies get access to background intellectual property rights, IPR, from global players on fronts, fair, reasonable and non-discriminatory terms. हमारी कंपनीज जो हैं उनको डेटा का एक्सेस मिलना चाहिए, और ये सारी चीज़ें तब बेस्ट हो पाएगी जब हम एंड टू एंड 5G इकोसिस्टम हमारे देश में क्रिएट करें। फिर है जिनोमिक्स, राइट। जिनोमिक्स जो है इट्स मोर अबाउट हेल्थ। कोविड-19 की वजह से एज वी ऑल नो हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट मीन्स पहले भी था, लेकिन अब इसके ऊपर ज़्यादा हमें ज़ोर देना पड़ेगा। भारत ने एक इंडीजेन प्रोजेक्ट लॉन्च किया, तो इसमें 1000 इंडिविजुअल्स का जो जिनोम्स है उसको सीक्वेंस्ड किया गया, और ये डेटा जो है वो इंडिविजुअल्स को स्मार्ट कार्ड में दिया गया। तो ऐसे हमारे लोगों का डेटा जो है वो हम कलेक्ट करके उनका एक डेटा प्लेटफॉर्म बनाएं, और ये सारी चीज़ें डिज़ीज़ को ज़्यादा समझने में, डिज़ीज़ को सॉर्ट आउट करने में, उसके खिलाफ लड़ने में हमें काफ़ी मदद करेंगे। तो ये 5 क्षेत्र हैं जो अमिताभ कांत साहब जो हैं वो अपने आर्टिकल में कहते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल, इज़न्ट इट। फिर बात करते हैं न्यू स्पेस के बारे में। दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। स्पेस के साथ जुड़ा हुआ स्पेस जो है ये आपके सिलेबस का एक टॉपिक है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी या फिर स्टेट लेवल की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और अगर दूसरी एग्ज़ाम्स हैं जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन देनी है, तो आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है स्पेस के ऊपर। तो ब्राज़ील का अमेजोनिया 1 सैटेलाइट श्रीहरिकोटा में से लॉन्च किया गया, और ये अपने आप में एक नया चैप्टर है इंडियन स्पेस हिस्ट्री में। आप सोच रहे होंगे कि हमने तो दूसरे देशों के सैटेलाइट्स भी आज तक लॉन्च किए हैं। यस, हमने लॉन्च किए हैं, लेकिन इसकी ख़ास बात यह है, इससे पहले के जो सैटेलाइट्स हमने लॉन्च किए थे, राइट, ये अपने आप में एक पहला ऐसा फुल्ली कॉमर्शियल, डेडिकेटेड कॉमर्शियल मिशन रहा। इससे पहले क्या होता था कि किसी और देश के सैटेलाइट लॉन्च करें, उसके साथ साथ हमारे सैटेलाइट्स भी हम लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन ये जो अमेजोनिया वाला मिशन है, इसमें 18 दूसरे सैटेलाइट्स थे अमेजोनिया 1 के साथ, और फुल्ली कॉमर्शियलाइज्ड एक मिशन लॉन्च किया भारत ने, पहली बार ये हुआ है। सो दिस इज़ अ न्यू हिस्ट्री, ऑफ कोर्स न्यू चैप्टर इन स्पेस हिस्ट्री।
आज तक भारत ने 342 फॉरेन सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। 34 अलग अलग देशों के सैटेलाइट्स हमने लॉन्च किए हैं। PSLV का इस्तेमाल ज़्यादातर हमने किया है। और एक अंतरिक्ष कॉरपोरेशन था, राइट, अब एक NSIL हमने स्थापित किया है। सीधे फुल फॉर्म यहाँ पर है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। 2 साल पुरानी ये एक कॉमर्शियल कंपनी है, इसरो की एक ब्रांच है। तो ये जो NSIL है, NSIL और अंतरिक्ष में क्या डिफरेंस है, ये आज भी थोड़ा बहुत क्लियर नहीं है। लेकिन NSIL की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो अंतरिक्ष से ज़्यादा होगी, उनको थोड़ी ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी। भारत ने NSIL के साथ साथ इन स्पेस यानी कि इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर को भी खोला है। ये एक रेगुलेटरी एजेंसी, एक रेगुलेट करेगी, नज़र रखेगी, एक मॉनिटरिंग करेगी सारी चीज़ों का। और इसी के साथ साथ एक इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल भी बनाया जाएगा, एक प्रकार की कोर्ट बनाई जाएगी। तो इस प्रकार के अगर प्राइवेट स्पेस एंटिटीज़ के साथ जुड़े हुए कोई इश्यूज़ हैं तो ये डेडिकेटेड कोर्ट इन सारे केसेस को देखेगी। तो ये एक बड़ा प्लान है ऑफ कोर्स भारत का, एंड इट्स अ गुड प्लान कि आपने एक कॉमर्शियल आर्म, इसी के साथ साथ एक रेगुलेटरी एजेंसी और फिर इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल बनाने की भी बात चल रही है। अब प्राइवेट सेक्टर जो है, पहले आज तक ऐसा था कि बहुत सारे देशों में सिर्फ जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं वही सैटेलाइट्स को बनाती थी और लॉन्च कर रही थी। लेकिन हमने देखा कि कैसे इलॉन मस्क की जो स्पेस एक्स हैं और दुनिया में से दूसरे देश हैं जहाँ पर बहुत सारी, लग्जमबर्ग नाम का एक देश है यूरोप का, छोटा सा देश है, लेकिन वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो धीरे धीरे स्टार्टअप्स जो हैं वो स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं। सेम थिंग विल हैपन इन आवर कंट्री एज वेल। हमारे देश में भी हमें फ्यूचर में इस प्रकार की कंपनीज जो हैं वो देखने को मिल सकती है। मैनी ऑफ दिस कंपनीज वांट टू लॉन्च देयर ओन सैटेलाइट्स। ये सारी कंपनीज को खुद का सैटेलाइट लॉन्च करना है, खुद के रॉकेट का इस्तेमाल करना है। और इसरो के साथ उनके जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो इतने सारे अच्छे नहीं हैं। हमने देखा कैसे देवास अंतरिक्ष देवास डील जो है उसकी कंट्रोवर्सी हुई और फाइनली इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भारत सरकार को ये आदेश दिया है कि आप $1.2 बिलियन जो हैं वो देवास मल्टीनेशनल को, मल्टीमीडिया को आप दीजिए, क्योंकि आपने उनका नुकसान करवाया है। तो ये कुछ अच्छे एक्सपीरियंस नहीं है। आई एम श्योर इन बुरे एक्सपीरियंसेस से हमारी जो इसरो हैं या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ साइंस है वो इनमें से कुछ लेसन्स लेकर चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। फिर जैसे इंटरनेट सेक्टर, राइट, इंटरनेट सेक्टर के आने से, इंटरनेट के आने से जैसे इंटरनेट स्प्रेड हुआ तो कितनी सारी नई सर्विसेज हमें मिलने लगी, कितने सारे ऐप्स बने, कितनी यूट्यूब की चैनल्स चल रही हैं, कितने जोमेटो और उबर और कितनी सारी चीज़ें। तो ये जैसे इंटरनेट के पेनिट्रेशन ने कितना सारा पोटेंशियल अनलॉक किया, वैसे ही स्पेस एप्लीकेशन और मैपिंग की वजह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो अब हमसे दूर नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि NSIL जो है वो सिर्फ उनको टेक्नोलॉजी नहीं, लेकिन उनको नया बिजनेस भी ढूंढना पड़ेगा, इस सेक्टर को एक्सपांड करने पड़ेगा। हमेशा इनको एक स्टार्टअप मोड में रहना पड़ेगा, इनोवेशंस जो हैं वो हमेशा इनको करते रहने पड़ेंगे। और भारत का एक एम्बेसडर के साथ साथ इनको डिसरप्टर भी बनना पड़ेगा। डिसरप्टर यानी कि जो पुरानी चीज़ें हैं उनको उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आना पड़ेगा, चीज़ों को इम्प्रूव करते रहना पड़ेगा। दिस इज़ गोइंग टू बी चैलेंजिंग और दिस इज़ गोइंग टू बी द मेन रोल ऑफ NSIL। फिर डियर फ्रेंड्स, एक आर्टिकल है रशिया और यूरोप के रिलेशनशिप के ऊपर और कैसे रशिया जो है अब धीरे धीरे ईस्ट देख रहा है। तो एज यू कैन सी हियर, तो ये है रशिया, राइट, और ये है यूरोप। नाउ द थिंग इज डियर फ्रेंड्स, अभी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं रशिया के, सर्गेई लेवरोव, उन्होंने ये बताया कि भले ही यूरोपियन यूनियन रशिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर रहा या फिर इन्वेस्टमेंट पार्टनर रहा, लेकिन हम इनके साथ रिलेशनशिप तोड़ देंगे। तो ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने क्यों दिया? उन्होंने ये कहा कि हम सिर्फ एनर्जी, रशिया ऑयल एंड गैस और ये सारी चीज़ें यूरोप के कुछ देशों को देता है और इंटरनेशनल लेवल पर सीरिया, ईरान के साथ जुड़े हुए इश्यूज़ में एंगेज होता है यूरोप के साथ। बाकी इतने कोई डीप रिलेशनशिप उनके नहीं हैं। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा रशिया में यूरोप का है, लेकिन रशिया ये भी छोड़ने के लिए तैयार है। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखिए जियोग्राफी रशिया की, तो दिस इज़ यूरोप, दिस इज़ एशिया और ये हैं उरल माउंटेन्स। आपने इनका नाम ज़रूर सुना होगा, उरल माउंटेन्स, राइट। तो 18th सेंचुरी में एक फिलिप जॉन
फिलिप जोहान वॉन स्टाहलनबर्ग नाम के एक व्यक्ति थे, स्वीडिश सोल्जर थे, और उन्होंने ये बताया कि ये उरल माउंटेन्स जो हैं ये एक प्रकार से रशिया और यूरोप के बीच में एक बॉर्डर है, लेकिन यहाँ का जो कल्चर है इसको मिक्स ऑफ बोथ कहा जाता है। यूरोप और एशिया का मिक्स कल्चर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और फिर जो ज़ार पीटर थे उनका एक ग्रेट वेस्टर्नाइजेशन प्रोग्राम चला कि वो जो यूरोपियन संस्कृति हैं वो रशिया में इम्प्लीमेंट करना चाहते थे। फ्रांस के प्रेसिडेंट ने 1962 में जो चार्ल्स डी गुल थे प्रेसिडेंट, तो उन्होंने कहा कि यूरोप फ्रॉम अटलांटिक टू उरल्स, यूरोप फ्रॉम अटलांटिक यानी कि ये वाला जो पूरा पोर्शन है यूरोप क्या है, अगर पूछा गया उनको तो उन्होंने ये कहा कि ये वाला पोर्शन जो है यहाँ से यहाँ तक में ये सारी चीज़ें आ गई, राइट, ये वाला पोर्शन। तो रशिया भी यूरोप हैं, यूरोप का पार्ट है, ऐसा 1962 में फ्रांस के प्रेसिडेंट ने कहा। और यही चीज़ सोवियत लीडर्स भी प्रमोट कर रहे थे। 1991 से 1999 पर जो प्रेसिडेंट थे बोरिस येल्त्सिन रशिया के, तो उन्होंने भी रशिया को यूरोपियन बनाने की कोशिश की, लेकिन फिर यूरोप का जो बिहेवियर है वो उतना अच्छा नहीं था। वैसे यूरोपियन यूनियन को हम एक डेमोक्रेटिक डेफिनेटली डेमोक्रेटिक ये पूरा कॉन्टिनेंट है, ख़ुद के देशों में काफ़ी अच्छी डेमोक्रेसी उनकी चल रही है कंपेयर टू अदर कंट्रीज़, काफ़ी मैच्योर डेमोक्रेसी है। लेकिन ये देश जब दूसरे देशों के साथ डील करते हैं, और यहाँ पर रशिया की बात करें तो रशिया के साथ जब ये डील करते हैं तो रशिया के प्रति उनका जो एटीट्यूड है वो इट्स लाइक हैविंग एन अपर हैंड, यू नो, एक मेरा हाथ ऊपर आपका हाथ नीचे, इट्स लाइक दैट, कि रशिया कुछ कहें तो कहेंगे कि नहीं आप दखल अंदाजी कर रहे हैं, और फिर यूरोप के देश रशिया के अंदर कुछ कहें तो उसको कहते हैं कि हम तो डेमोक्रेसी को मैच्योर कर रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो इट्स लाइक ये एक सॉवरिन इनइक्वालिटी थी, और इससे रशिया काफ़ी एक लंबे टाइम से परेशान भी था। तो यूरोप ने बहुत सारी ऐसी गलती की है रशिया के साथ डील करते हुए, और मिखाइल गोर्बाचेव ने एक वार्निंग भी दी थी कि द स्टेट्स ऑफ यूरोप बिलोंग टू different social systems. Recognition of this fact and respect for the sovereign right of each people to choose their social system are the most important prerequisites. अब रशिया जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा देश है, राइट, लगभग ऐसा कुछ दिखता है। तो यहाँ के अंदर ये उरल माउंटेन्स हैं, तो यहाँ पर थोड़ा यूरोपियन टच आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इस वाले पोर्शन में आपको प्योर एशियन कल्चर देखने को मिलता है। तो ये यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो ये कहते हैं कि आप पूरे के पूरे वेस्टर्न हो जाइए। अब रशिया का कहना यह है कि देखिए हम एक बहुत डाइवर्स कंट्री भी हैं, बहुत जियोग्राफी भी डाइवर्स है हमारी, और संस्कृति भी डाइवर्स है, तो कुछ पोर्शन आपकी तरफ झुकाव रखते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा रशिया जो है वो सिर्फ आपको ही फॉलो करें, वेस्टर्न आइडियाज़ को फॉलो करें। और आप अपने देश में देखिए, जो गोर्बाचेव ने क्या कहा कि यूरोप के अलग अलग देश भले ही यूरोपियन यूनियन के देश हैं, लेकिन क्या आपको ये लगता है कि पोलैंड का जो व्यक्ति हैं उसके विचार, उसकी संस्कृति हंगेरी के साथ थोड़ी बहुत मिलती जुलती है, जैसे कि नेपाल और भारत के लोग, नेपाल और म्यांमार के लोग, पाकिस्तान और इंडिया के लोग, इंडिया और श्रीलंका के लोग, वी हैव समथिंग इन कॉमन्स। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी चीज़ें हमारी एक ही हो। हमारे देश में तो एक राज्य और दूसरे राज्यों में भी, दो राज्यों में भी कितने सारे बदलाव होते हैं, रहने में, सोच में, शादी ब्याह के मामलों में, बहुत सारी चीज़ें एज वी नो। तो ये चीज़ के बारे में जब गोर्बाचेव ने बताया तो फिर यूरोप ने इसको इग्नोर किया, और फिर धीरे धीरे दरारें जो हैं वो बढ़ती गई। फिर 2014 में जब यूक्रेन में अपराइजिंग हुई, तब नाटो और यूरोपियन यूनियन जो है काफ़ी एग्रेसिव तरीके से यूक्रेन के रेवोल्यूशनरीज़ या फिर यूक्रेन के जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उसको सपोर्ट करने लगा, तो इससे भी रशिया काफ़ी नाराज़ हो गया। तो बेसिकली ये सारी चीज़ों को समझने के बाद हम इस कंक्लूजन पर पहुँचे हैं। इस आर्टिकल को लिखा है एक एक्स डिप्लोमेट ने, तो उनका कहना यह है कि अब रशिया वेस्ट की तरफ नहीं, लेकिन अब रशिया ईस्ट की तरफ देख रहा है। रशिया जो है वो ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ ज़्यादा मैच करने की कोशिश करेगा, ज़्यादा रिलेशंस को डेवलप करने की कोशिश करेगा। यूएसए के जो नए प्रेसिडेंट आए हैं उन्होंने भी एक जो सैंक्शंस, यूएसए की एक स्टाइल रही है सैंक्शंस, किसी के साथ अगर नाराज़ हो गए तो फिर उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, फोर्स का इस्तेमाल किया। तो ये सारी चीज़ें जो फेल्ड हैं, ट्राइड एंड फेल्ड
चीज़ें जो हैं वो आज भी वो इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं। और जो ये ट्रांजिशन है फ्रॉम ग्रेटर यूरोप टू ग्रेटर यूरेशिया, कि रशिया अब एशिया के देशों के साथ है, जापान, साउथ कोरिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान एक्सेट्रा, तो इन सारे देशों के साथ ज़्यादा रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएगा। तो ये एक सिग्नल है भारत के लिए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए हैं। फाइनेंशियल न्यूज़ की बात करें तो फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बताया है कि जीडीपी का जो एस्टिमेट आया है, जिस प्रकार से हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चल रही हैं और जो स्पीड से हम आगे बढ़ रहे हैं, तो जो एस्टिमेट्स आया है उससे कई गुना अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलेगा। कोविड-19 के केसेस कुछ जगहों पर देखने को मिले हैं, लेकिन इसी के साथ साथ वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी चल रहे हैं, इनोक्यूलेशन ड्राइव चल रही है और वी शेप्ड रिकवरी जो है वो डेफिनेटली हमें देखने को मिलेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी यही अप्रोच, यही चीज़ बताई है। सऊदी अरेबिया ने भारत को ये बताया कि आपके पास जो रिज़र्व में ऑयल हैं, स्ट्रेटेजिक रिज़र्व में ऑयल हैं, उस ऑयल का इस्तेमाल करें अगर आपको ये लग रहा है कि प्राइसेस काफ़ी बढ़ गई है। क्रूड ऑयल की प्राइस $68 पर बैरल हो चुकी है लास्ट फ्राइडे यानी कि कल। और इंडिया जो है उसके पास जो स्ट्रेटेजिक रिज़र्व है, भारत ने $19 पर बैरल में ऑयल ख़रीदा था। लेकिन क्या ये ऑयल इतना ज़्यादा है हमारे पास कि हम ये प्राइसेस को इग्नोर कर सके, इंटरनेशनल प्राइसेस को? द थिंग इज़ नो। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर और कंज्यूमर है ऑयल का, और हमारे पास जो स्ट्रेटेजिक रिज़र्व हैं उसमें सिर्फ 9.5 डेज, 9.5 दिन तक चले उतना ऑयल हैं, तो इससे कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा। दूसरी तरफ हमारे यहाँ पर ये भी नियम है, करंट पॉलिसी ये है कि इंटरनेशनल प्राइस के हिसाब से आपको पेट्रोल की रिटेल प्राइस शिफ्ट करनी है, इज इट, फ्यूल की प्राइस बेसिकली। आज के फाइनेंशियल न्यूज़ में एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि सिंगापुर जो हैं, सिंगापुर इज़ द टॉप एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो अप्रैल से दिसंबर के टाइम पर हमारे देश में जो आया है, तो सिंगापुर में से सबसे ज़्यादा हमें 9 महीनों में एफडीआई मिला है 15.7 बिलियन। उसके बाद यूएसए में से 12.82 और मॉरिशस से 3.47। गुजरात को सबसे ज़्यादा एफडीआई मिला। उसके बाद महाराष्ट्र, लास्ट ईयर के मुकाबले भी गुजरात को थोड़ा कम मिला है और महाराष्ट्र को भी थोड़ा कम मिला है ऑफ कोर्स। लेकिन दुनिया के दूसरे देशों की बात करें तो वहाँ पर तो एफडीआई कोलैप्स हुआ, लेकिन भारत में एफडीआई जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। अलग अलग क्षेत्रों की बात करें तो कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर में, कंस्ट्रक्शन में, उसके बाद सर्विसेज में एफडीआई हमें सबसे ज़्यादा मिला है। पीएलआई स्कीम, यू नो इट वेरी वेल। पीएलआई स्कीम के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री साहब ने ये बताया कि पीएलआई के माध्यम से प्रोडक्शन जो है वो 520 बिलियन जितना हो जाएगा आने वाले 5 सालों में। इससे बहुत सारे लोगों को जॉब मिलेगी तो उनकी इनकम बढ़ेगी तो वो भी कुछ चीज़ें खरीदेंगे, तो डिमांड भी इस प्रकार से इंक्रीज़ होगी। द वर्स्ट ऑफ पेंडेमिक इज़ ओवर। विवेक देबरॉय साहब जो चेयरमैन हैं इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर के, तो उन्होंने ये बताया कि कोविड-19 की वैक्सीनेशन चल रही है, ड्राइव चल रही है, और इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो रियल ग्रोथ कब हमें मिलता है, जब कंजम्पशन, लोग चीज़ों को ख़रीदें, फिर इन्वेस्टमेंट हो, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो, गवर्नमेंट नए नए चीज़ों पर पैसे खर्च करें, और एक्सपोर्ट्स। ये 4 चीज़ें ऐसी है जिससे आपकी इकोनॉमी में ग्रोथ होता है। और उन्होंने ये बताया कि ये सारी चारों की 4 चीज़ों के ऊपर बजट ने फोकस करने की कोशिश की है। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। तो ये है कुछ न्यूज़ आइटम्स। आप पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद इनको एक बार देख लीजिएगा। डियर फ्रेंड्स, कल संडे है तो कल छुट्टी है द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस की। तो अब मेरी मुलाकात आपसे होगी मंडे को। तब तक के लिए एंजॉय योर स्टडीज़। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।